जश्न का समय आ गया है और त्योहारों के इस मौसम में टेस्टबुक आपके लिए लेकर आया है नवरात्रि सेल। जी हाँ, इस 14, 15 और 16 अक्टूबर को आपको मिलेंगे शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट सभी सुपर कोचिंग पर। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस सितंबर 2022 के जो पार्ट सी के सॉल्यूशंस थे वो हम लोग कर रहे थे। क्लासिकल फिजिक्स में आज हम फर्दर सॉल्यूशंस करेंगे और आज ये 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं पार्ट सी के अंदर, तो उनका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एडिशनल 35% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। यू हैव टू यूज दिस कूपन कोड विशाल के। ओके और अभी तो देखो सेल चल रहा है, नवरात्रि सेल, और इसमें आपको 35% ऑफ यूजिंग द फैकल्टी कूपन कोड मिलेगा और एक्स्ट्रा 60% का यहाँ पर ऑफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जहां कोर्स आपको मिल रहा है 5179 में, तो ये पहले मिलता है 18,000 अप्रोक्स में, लेकिन आपको यहाँ पर ये छूट देखने को मिल रही है। अप्रोक्स 90% जो है आपको यहाँ पर ऑफ देखने को मिलेगा। So you have to use just the coupon code विशाल के। ओके, तो ये कूपन कोड आप जरूर यूज कर लीजिएगा बिफोर यू परचेज द सीएसआर नेट ओके कोर्स। चलिए अभी हम लोग जो है ना स्टडी करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स से बेस्ड आया था, और इसमें आपको गिवन है कि अर्थ को अज्यूम किया जा रहा है एक्सियली सिमेट्रिक फ्रीली रोटेटिंग रिजिड बॉडी। देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिक का मतलब है कि जो अर्थ है वो हमारे पास सिमेट्रिक है, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पोलर एक्सिस होती है ना, पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ, दैट इज रिगार्डेड एज द सिमेट्रिक एक्सिस, उसको सिमेट्रिक एक्सिस बोला जाता है। और फ्री रोटेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अर्थ पर जो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट होता है ना वो बहुत वीक होता है। ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको जो है, ठीक है, मैं जो रेफरेंस ले रहा हूं जिस बुक का, दैट वाज गोल्डस्टीन। ओके, काफी फेमस बुक है ये, और इसमें मतलब पूरा थ्योरी भी दे रखा है, आप एक बार जरूर उसको स्टडी कर लें। रोटेशन वाले चैप्टर से बेस्ड ये क्वेश्चन है। आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर यूज होगा, जो कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो उस बुक में आपको ये जरूर मिल जाएगा इस प्रकार से जो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो फ्री रोटेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि टॉर्क जो है एक्सटर्नली जो अर्थ पर एक्ट होता है दैट इज वेरी वीक। और जब कोई सिमेट्रिक फ्री रोटेशन हो रहा होता है ना, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होकर के आते हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, और यहां पर आई और जे रन करेगा 1 से लेकर के 3 तक, बिकॉज हम 3 डायमेंशंस में डील कर रहे हैं ना। तो अर्थ का मोशन क्योंकि 3 डायमेंशंस में हो रहा है, तो आई और जे का वैल्यू 1 से 3 तक रन करेगा, और टोटल इसकी मैट्रिक्स में 9 कंपोनेंट्स मिलेंगे। जब सिमेट्रिक बॉडी फ्रीली रोटेट करती है ना, तो उस समय पर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड लिखेंगे, यही नॉन जीरो आएंगे, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो नॉन जीरो हुए हैं ना आपके, इन्हीं को बोलते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको दे रखा है, एंड एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट 33:32। ठीक है, तो इसका मैं मीनिंग समझाता हूं आपको। देखो जो हमारे पास में प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे ना, लेट अस कॉल देम I1, I2 और I3, ये हमारे पास है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा, लेट अस कॉल देम ω1, ω2 और ω3। अब आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोग यहां से डिराइव करते हैं, मैं वो रिजल्ट लिखने जा रहा हूं डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि कोई सिमेट्रिक जब रिजिड बॉडी फ्रीली रोटेट करती है ना, तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन गवर्न किया जाता है हमारे पास आइलर्स इक्वेशन से। और दिस आइलर इक्वेशन विल बी τ1 इज इक्वल टू I1 ω1 डॉट प्लस में
ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंड I3 माइनस I1। ठीक है, ये टॉ 1 हमारे पास है विच इज द टॉर्क अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 डॉट, ये हमारे पास वैल्यू। ठीक है ना, टॉ 2 का वैल्यू हमारे पास आता है I2 ओमेगा 2 डॉट प्लस में ओमेगा 3 ओमेगा 1 एंड देन वी हैव I1 माइनस में I3। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज I3 इज इक्वल टू सॉरी टॉ 3 इज इक्वल टू I3 ओमेगा 3 डॉट प्लस में नेक्स्ट वी हैव ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड I2 माइनस I3। तो ये तो देखो आपको याद होना चाहिए, दीज आर दी आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका डिराइव करने का टाइम नहीं है अपने पास, लेकिन ये याद होना चाहिए क्योंकि यहां से मैंने देखे एक दो क्वेश्चन और भी आए हैं सीएसआर में। ठीक है, अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये फ्री रोटेशन कर रही है रिजिड बॉडी, दैट्स व्हाई टॉ 1 टॉ 2 और टॉ 3 का वैल्यूज कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट है, और ये जो अर्थ है उसको आप एक सिमेट्रिक टॉप की तरह कंसिडर करके चल सकते हैं। और सिमेट्रिक टॉप जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स जो आप मॉलिक्यूलर फिजिक्स में स्टडी करते हैं, तो उनके लिए कंडीशन ये है कि I1 और I2 तो हमारे पास सेम रहेंगे, I1 और I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट इट डज नॉट इक्वल टू I3। ठीक है, तो यही इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, दीज इक्वेशंस आर रिड्यूसेस टू I1 ओमेगा 1 डॉट प्लस में इसके बाद हमारे पास आएगा देखो ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो यहां लिखेंगे ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंड देन वी हैव I3 माइनस में I1। ठीक है ना, तो I3 माइनस में I1 ये हमारे पास आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन रिड्यूस होगी हमारे पास I2 तो क्योंकि I1 के इक्वल है, सो I1 ओमेगा 2 डॉट प्लस में नेक्स्ट इज ओमेगा 3 ओमेगा 1 एंड देन वी हैव I1 माइनस का I3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी I3 ओमेगा 3 डॉट इज इक्वल टू 0। सो I3 ओमेगा 3 डॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो सेकंड टर्म है दैट वाज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट कि ओमेगा 3 क्या आएगा मेरे पास, कांस्टेंट आएगा ना, जब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा 3 तो कांस्टेंट है, ओमेगा 3 तो कांस्टेंट है, और यहां से जो आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कैलकुलेट करेंगे वो टाइम का फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा हमारे पास। करेक्ट है, तो इसका वैल्यू हमारे पास आएगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड समथिंग हमारे पास कांस्टेंट आ रहा होगा। ओके, ये ओमेगा 1 डॉट और ओमेगा 2 डॉट की वैल्यूज आएंगी। जो ओमेगा मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है ना, ओके, द ओमेगा आई विल कंसिडर हियर, दैट वैल्यू विल बी, ठीक है, यहाँ पर देखो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 भी हो सकता है, ओमेगा 1 भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जैसे यहाँ पर अगर मैं ओमेगा 1 डॉट कैलकुलेट करूंगा तो ओमेगा 3 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आएगा द वैल्यू विल बी माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ओमेगा जो है दिस इज कॉल्ड प्रीसिशन फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं प्रीसिशन फ्रीक्वेंसी। हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है, यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो, देखो I1 माइनस I3 डिवाइडेड बाय I1। ठीक है, सॉरी I3 माइनस I1 इज इक्वल टू I1, ये हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है, दिस वाज द वैल्यू ऑफ प्रीसिशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई विद द ओमेगा 2। ओके, एंड इन द सिमिलर वे ओमेगा 2 डॉट हमारे पास आएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 1। ठीक है, और यहां पर भी ओमेगा का वैल्यू यही हमारे पास है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रीसिशन फ्रीक्वेंसी। अब इसको डायग्राम से एक बार समझते हैं। ओमेगा 3 हमारे पास कांस्टेंट है, ओमेगा 3 क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यहां से जब आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कैलकुलेट करेंगे ना, सो बोथ आर द फंक्शंस ऑफ टाइम t। इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारे पास, ओमेगा 1 i कैप प्लस ओमेगा 2 j कैप। तो ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर, या फिर आप ओमेगा वेक्टर भी कह सकते हो, दिस वेक्टर एक्चुअली प्रेसेस अबाउट द z एक्सिस, ये प्रेसेस करेगा z एक्सिस के अबाउट। ओके, और उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ना, या प्रीसिशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज दिस ओमेगा। ओके, ये वाली दिस ओमेगा होगा, जिसका वैल्यू हमारे पास कितना है, I3 माइनस I1 डिवाइडेड बाय I। करेक्ट है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां से जो रिजल्ट हमको दे रखा है, इसका फिगर आप लोग बना सकते हैं, बहुत इजी है। देखो इसका फिगर बनाना, ठीक है, ये फिगर आपको वैसे बुक में मिल जाएगा, गोल्डस्टीन की बुक में दे रखा है ये चीज। देखो इस डायरेक्शन में तो ओमेगा 3 है विच इज कांस्टेंट। ओके, और यहां पर ये जो प्लेन होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज ओमेगा 1 i कैप
प्लस ओमेगा 2 जे कैप, और ये हमारे पास है z एक्सिस। ओके, तो रोटेशन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है, दिस वाज द रोटेशन एंड दिस इज सपोज दिस इज नथिंग बट ओमेगा वेक्टर, जिसका वैल्यू होगा ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप, एंड दिस इज अर्थ which is regarded as the symmetric torque। ठीक है, सिमेट्रिक टॉर्क। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है रोटेशन का दैट वाज ओमेगा, जिसका वैल्यू मैंने आपको बताया। ठीक है, एंड दिस इज सपोज एंगल थीटा। अभी जो हमको दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? I3 है ना, ओमेगा 3 कांस्टेंट है ना, तो I3 होगा। सो I3 डिवाइडेड बाय I1 कह लो या I2 कह लो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो I1 भी होगा और I2 भी होगा, है ना। तो आप कोई भी लिख लो, जैसे हम I1 लिख रहे हैं तो I1 लिखेंगे, तो I1 इज इक्वल टू 33/32। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि z एक्सिस है ये वाली, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा हमारे पास? I3 के इक्वल होगा। ठीक है, और I2 और I1 इसके परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर जो हमारे पास में आएंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है। तो अगर मैंने I1 और I2 को अज्यूम किया है इक्वल फॉर द सिमेट्रिक टॉर्क केस, तो आप चाहे I1 लिखो या I2 लिखो, है ना। तो ये रेशियो आपको कितना दे रखा है? 33/32। अब देखो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा दैट फॉर्मूला विल बी, हाँ ये जो फॉर्मूला हमारे पास होगा दैट विल बी ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है। और इसमें मुझे एक बात बताओ आप, यहां पर हमारे पास एक और कांस्टेंट आएगा, ठीक है, एक और कांस्टेंट यहां पर आएगा विच इज ओमेगा 3। इसको हम कैसे भूल गए? यहां पर आएगा ना ओमेगा 3। देखो आप अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर रहे हो, इक्वेशन नंबर 2 इसको अज्यूम कर रहे हो, तो इक्वेशन 1 2 से एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं ओमेगा 1 डॉट और ओमेगा 2 डॉट का वैल्यू लिख सकता हूं इस प्रकार से, तो इस ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? ये वाले ओमेगा का क्या वैल्यू होना चाहिए? क्या ये वैल्यू नहीं होना चाहिए? आप खुद से देखो, ये तो देखो खुद से जज करना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जब आप ओमेगा 1 डॉट और ओमेगा 2 डॉट लिखोगे, क्या मेरे पास ये आएगा कि नहीं आएगा? दिस वाज द प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी, आएगा मेरे पास में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहां पर देखो ओमेगा 3 और आने लग रहा है, तो फॉर्मूला जो इसके अंदर यूज होगा ना इस क्वेश्चन के अंदर, दैट वाज I3 माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1 एंड देन वी हैव ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 हमारे पास आप साफ साफ देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना उसके अलोंग जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है दैट वाज नथिंग बट ओमेगा 3 हुज वैल्यू इज कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, वो हमने इक्वेशन को सोल्व किया तब आया फ्री मोशन के लिए, क्योंकि टॉर्क 0 लग जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो आगे दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ प्रिसिशन तो निकालना है, और इसके अलावा टी नोड हमारे पास है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मेक वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मुझे एक बात बता दो, क्या हमारे पास ओमेगा 3 का वैल्यू 2 पाई अपॉन टी नोड नहीं दे रखा? बताओ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट तो टाइम पीरियड टी नोड है ना, तो ये वैल्यू मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, और इस ओमेगा का वैल्यू क्या लिखूंगा? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, जहां कैपिटल टी आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो बस वैल्यूज मुझे यहां से पुट करना है, तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू I3। देखो डायरेक्ट आप, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी बता सकता था कि ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लें और इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आया कहां से वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से आपका बनता है इस प्रकार से। और अब यहां पर वैल्यू लिखते हैं, देखो I3 अपॉन I1 माइनस का 1 एंड यहां से आ जाएगा ओमेगा 3। दिस इज इंप्लाइज दैट 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी नोट, और यहां से आ जाएगा I3 अपॉन I1 माइनस का 1। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, सो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नोट, और ये वैल्यू आपको गिवन है 33 अपॉन 32 माइनस 1। So this implies that 1 upon t is equal to 1 upon t naught and 1 upon 32 आ जाएगा। So this implies that t is equal to 32 t naught। बताओ आगे कितनी है? This was our answer। ठीक है ना, तो t is equal to कितना आ गया? 32 into t naught। So ऑप्शन नंबर जो 3 होगा that was the correct answer। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखो आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। The Lagrangian of a particle in one dimension is this, where a and v naught are positive constants. The best qualitative representation of the trajectory in the phase space। देखो Lagrangian दे रखा है, और फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी जब आपको यहां से मतलब बताना हो,
तो क्या तरीका है हमारे पास? सबसे इजी तरीका ये है कि आप हैमिल्टोनियन निकालें और x के वेरिएशन के साथ जो हैमिल्टोनियन आएगा या एनर्जी आएगा उसका वेरिएशन आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं हैमिल्टोनियन लिखूं। तो देखो लैग्रेंजियन आपको दे रखा है हाफ mx डॉट स्क्वायर, देन वी हैव माइनस ax स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस का v नोट e टू द पावर माइनस 10x। करेक्ट है? तो मुझे एक बात बता दो यहां से हैमिल्टोनियन क्या है। देखो हाफ mx डॉट स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी टर्म आती है दैट वाज p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर जो पोटेंशियल टर्म है, ये पोटेंशियल टर्म है ना, तो पोटेंशियल टर्म टाइम पर तो निर्भर नहीं कर रही है ना, इट इज टाइम इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई इसको आप डायरेक्टली हैमिल्टोनियन में लिख सकते हैं, जस्ट माइनस साइन की जगह पर प्लस साइन कर देंगे, ये चेंजेबिलिटी आएगी बस। तो प्लस में ax स्क्वायर एंड प्लस में v नॉट e टू द पावर माइनस 10x। और अब यहां से देखो दिस इज एनर्जी विच इज कांस्टेंट वैल्यू, तो यहां से अगर मैं p का वैल्यू सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा प्लस माइनस रूट में 2m एंड e माइनस ax स्क्वायर माइनस v नॉट e की पावर माइनस 10x। बताओ ये आएगा कितना? करेक्ट है। अब बस आपने वेरिएशन चेक करना है कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर हमारे पास क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। पहले मुझे बताओ x इक्वल्स टू 0 अगर हो जाता है इस इक्वेशन में, x इक्वल्स टू 0, तो p का वैल्यू कितना आएगा? प्लस माइनस रूट में 2m e माइनस v नॉट। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? भाई x का वैल्यू तो 0 हो गया तो e टू द पावर 0 तो 1 बन गया है ना, तो ये आएगा आपके पास। और ध्यान से देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना, ये बाउंड सिस्टम की इक्वेशन, मतलब बाउंड स्टेट हमारे, बाउंड सिस्टम हमारे पास आएगा। तो बाउंड सिस्टम तो चारों ऑप्शन के अंदर दे रखा है ना, चारों के चारों ऑप्शन में हमें बाउंड सिस्टम ही दे रखा है। करेक्ट है? अच्छा नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें मैंने p को माइनस p से रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में p को माइनस p से रिप्लेस कर दिया, तो एनर्जी पर तो कोई असर नहीं होगा ना, एनर्जी पर कोई असर नहीं होगा, एनर्जी रिमेन्स टू बी द सेम। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास, देखो इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर लो ना, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन में अगर p को आप माइनस p से रिप्लेस कर भी देंगे तो p स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो एनर्जी पर तो कोई असर नहीं होगा। दैट्स व्हाई आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ये कंफर्म है यहां से। लेकिन अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या हमारे पास एनर्जी चेंज हो जाएगा? यस चेंज होगा। क्यों? क्योंकि e टू द पावर माइनस 10x है, तो x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा e की पावर प्लस 10x, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो अगर एनर्जी चेंज हो रही है इसका मतलब ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं इलिप्स नहीं बनेगा, यहां पर इलिप्स नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 में होगा, बाउंड सिस्टम एंड ओनली सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी देख भी रहे हैं ना, तो यहां से पता भी चल रहा है कि अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दो हाफ के अंदर, 1 एंड सेकंड, तो आप साफ देख सकते हो कि हमारे पास जो है ग्राफ लुक्स लाइक सिमिलर, ग्राफ लुक लाइक सिमिलर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर x का वैल्यू प्लस इंफिनिटी होता है, आप खुद से देखो, x का वैल्यू इंफिनिटी आप पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? देखो ये वैल्यू होगी 0, भाई e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होती है ना, तो ये तो 0 बन जाएगी, और ये वाली टर्म कितनी होगी? इंफिनिटी होगी। तो जो p का वैल्यू है क्या वो डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? बताओ भाई, e माइनस में इंफिनिटी हो रखा है ना यहाँ पे, ये वाली टर्म कितनी? इंफिनिटी है, तो इसके साथ में नेगेटिव साइन लग रखा है, ये रहा नेगेटिव साइन, तो मोमेंटम p तो डिक्रीज करेगा। करेक्ट है? अच्छा अगर मैं x को माइनस इंफिनिटी से रिप्लेस कर दूं तो क्या आएगा? तो इस बार ax स्क्वायर टर्म भी आपकी इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। ओके, और v नॉट e की पावर माइनस 10x भी हमारे पास e की पावर प्लस इंफिनिटी बन जाएगा, एंड दैट आल्सो अप्रोचेस टू इंफिनिटी। करेक्ट बात है? अभी भी p का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, p का वैल्यू अभी भी डिक्रीज होगा ना, क्योंकि नेगेटिव साइन यहां पर लगा हुआ है और एनर्जी में से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो p का वैल्यू तो अभी भी डिक्रीज ही हो रहा है। लेकिन इन दोनों डिक्रीमेंट में डिफरेंट है, पता है क्या? देखो पहले वाले केस में जब x का वैल्यू मैंने प्लस इंफिनिटी अज्यूम किया है, ओनली एंड ओनली एक वैल्यू ax स्क्वायर ही हमारे पास में इंक्रीज कर रही है, इसलिए e माइनस ax स्क्वायर थोड़ा स्लो डिक्रीमेंट होगा उसमें। लेकिन जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो दो टर्म एक साथ इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, वन इज ax स्क्वायर, अनदर इज v नॉट e की पावर माइनस 10x।
दो टर्म एक साथ अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी तो e माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस वी नोट ई की पावर माइनस 10x डीके तो करेगा, लेकिन फास्टली डीके कर जाएगा, क्योंकि दो टर्म एक साथ डिक्रीज कर रही है ना इस केस में, ठीक है। तो डिक्रीजेस फास्टली एंड दिस डिक्रीजेस स्लोली। अब मुझे एक बात बता दो, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो स्लोली डिक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब लेट जीरो होगा, इसको आप कहते हैं लेट जीरो होना। डिक्रीज स्लोली कहने का मतलब क्या है, लेट जीरो बनेगा हमारा फंक्शन, है ना, और यहां पर फास्टली हमारे पास जीरो बन जाएगा, फास्टली जीरो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फास्टली जीरो कहां पर होने लग रहा है, x बराबर माइनस इन्फिनिटी पर, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर साफ साफ देख सकते हो। देखो माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, जल्दी से जीरो हो गया p, यहां लेट जीरो हुआ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नोट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको लैग्रेंजियन दे रखा है किसी सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के लिए, और नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। देखो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला होता है यहां पर हो जाएगा v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये सभी बच्चे जानते होंगे, v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी मॉडुलस इज इक्वल टू 0 नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, करेक्ट है। अब बस यहां से जो है ना v मैट्रिक्स और जो काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स अगर आप ये फाइंड आउट कर लिए तो यहां पर पुट करके और आइगन वैल्यू सोल्व कर लेंगे, सही है। चलिए अब एक बार लैग्रेंजियन में रीअरेंज करके लिख रहा हूं, दोबारा से मैं लिख रहा हूं इस लैग्रेंजियन को, देखो हाफ x1 डॉट स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 4, ठीक है ना, यहां पर हो जाएगा सॉरी 1 अपॉन 2 एंड 4 x1 डॉट स्क्वायर माइनस में हाफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस में हाफ x1 x2 प्लस में हाफ x2 x1। बताओ ये मैंने कैसे लिखा, देखो पहली बात तो ये है x1 x2 दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, क्योंकि मैट्रिक्स जब रिप्रेजेंटेशन करोगे तो उसमें 1 2 भी आता है और 2 1 भी आता है, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी ये दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में मतलब ब्रेक हो जाएगा, एक हाफ x1 x2 एक हाफ x2 x1, करेक्ट है चीज। दूसरी बात ये है मैंने इस टर्म को ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस फॉर्मेट का मुझे नहीं मिल रहा था, फर्स्ट फॉर्मेट का, ओके, और इस फॉर्मेट का होना भी चाहिए हाफ, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं ना काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mx डॉट स्क्वायर होता है, तो इस फॉर्मेट में लेकर के आने की तो आवश्यकता है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी को आप एक्सप्रेस कर पाओगे ना। तो उसी फॉर्मेट में मैंने सेकंड टर्म को लिखा है हाफ इंटू में 4x1 डॉट स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लो, आपको रिजल्ट वो सेम टू सेम मिलेगा जो हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम के अंदर दे रखा है, करेक्ट है। बस अब आपने यहां से काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स लिख देनी है, जो कि यहां से साफ साफ पता चल रहा है 1 0, ठीक है ना, यहां पर 2 आएगा, हाँ 1 0 0 4, बताओ, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा x1 डॉट स्क्वायर और x2 डॉट स्क्वायर के कोफिशिएंट यही है, इनटू में हाफ भी होगा तो 1 और 4 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के क्या आएंगे, तो हाफ को छोड़ देंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है हाफ की एक्स स्क्वायर, तो हाफ को आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। जो एक्स स्क्वायर है उसका आप फैक्टर देखेंगे, मतलब कांस्टेंट देखेंगे उसका क्या मल्टीप्लाई, तो देखो यहां पर 1 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां हाफ आएगा तो यहां पर हाफ आएगा, ठीक है। बस अब आपने फॉर्मूला में यहां पर पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जस्ट सॉल्व दिस, तो मेरे पास आएगा डिटरमिनेंट ब्रैकेट मॉडुलस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास यहां से बनेगा देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां लिख देता हूं, देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट बनेगा हाफ, सिर्फ और सिर्फ हाफ बनेगा बस, ठीक है ना, हाफ बनेगा, नेक्स्ट में भी हाफ ही आएगा, एंड द लास्ट वन विल बी 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लेंगे और ओमेगा का वैल्यू सोल्व कर लेंगे यहां से, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसका डिटरमिनेंट निकाल करके 0 पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, आप एक बार खुद से भी इसको करके देख लेना, सेम टू सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। द रिजल्ट वुड बी ऑप्शन नंबर 4, एक तो 1 आएगा वैल्यू एंड द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 0.4, ठीक है। तो 1 और 0.4 हमारा आंसर आता है, आप इसके ऊपर सोल्व कर लें, ठीक है। चलिए ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिक्स सितंबर 2022 के एग्जाम, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अगर आप पेड कोर्स खरीदते हैं तो एडिशनल 35% डिस्काउंट के लिए जरूर से जरूर ये कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी जो है अगर आपको फिर भी स्टडी से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, उसके लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर CSR नेट फिजिकल साइंस के लेक्चर्स डेली अपलोड होते हैं,
सो तैयारी के दौरान काफी काम आने वाले हैं। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं इनका भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।